78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की, बिजली कड़कती है। हाउडी माय फ्रेंड्स, आज टेक्सास की स्पिरिट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। The government has destroyed our economic policy. प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश के गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बड़ी ही जज्बाती बातें। आप सोचिए कि कैसे देश में जिसका संविधान ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो एक पक्ष, एक धर्म के मानने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये परवाह तो उनको है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन हिंदुओं को परेशानी कितनी हो रही है। करोड़ों हिंदू जो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अभी इस बात की घोषणा की है कि भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा ऊंचा टैरिफ या जिसको टैक्स कहें या किस तरह से कहें हिंदी में, वो लगाएंगे, उस बात पर जो सरकार है वो पूरी तरीके से सन्न भी है और सुन्न भी हो गई है कि क्या आखिर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है ये कहते हुए कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा और इसके साथ साथ सज़ा भी दी जाएगी, पेनल्टी भी दी जाएगी अगर रूस से हम तेल खरीदते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं था तो आप सोचिए कि पाकिस्तान जो भारत के लिए एक तरह का दुश्मन देश है, और वो भी सिंदूर ऑपरेशन और जो पहलगाम हमला हुआ है उसके सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ये कह रहे हैं वो कि उनके साथ न सिर्फ कि ऑयल डील की है पाकिस्तान के साथ, बल्कि ये भी कहा कि हो सकता है कोई दिन ऐसा भी आए कि भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे या पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। इस सब के क्या मायने हैं? क्या ये इसको फाइनल माना जाए? भारत की जो पहले ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो नौकरियां हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो भारत का कारोबारी वर्ग है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कितना इसको एक दूरंदेशी से अगर देखा जाए तो आज, कल और फिर आने वाले सालों में इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ MK वेणु हैं और साथ ही शीतल पी सिंह, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार। देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया पर भी उनकी नज़र रहती है। सबसे पहले शीतल जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं ये बात, वही जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए इंडिया की, वही कह रहे हैं कि भाई रूस और भारत की इकोनॉमी मर चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। और राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जो ये इकोनॉमी है वो डेड है और एक व्यक्ति के लिए पूरा देश ये चलाया जा रहा है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या राहुल गांधी वाकई एक ऐसी कोई कड़वी सच्चाई बयान कर रहे हैं जो हमें सुननी ही चाहिए, या आपको लगता है कि अभी तो ये ताज़ा जख्म था, इस पे थोड़ा सा उन्होंने नमक भी छिड़क दिया? नहीं, राहुल गांधी बड़ा रिस्क लेके बोले। ये बयान उनका बड़ा रिस्की मैं समझ रहा हूँ पॉलिटिक्स में। हालांकि ये सही है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक लिटरेसी कम से कम नॉर्थ इंडिया में और मध्य भारत में, जहाँ बीजेपी का बहुत असर है, उस तरह से नहीं है। बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, कह सकते हैं अर्धशिक्षित है, या इन विषयों पर शिक्षित नहीं है। इसलिए हो सकता है कि वो अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे जो IT सेल वगैरह की क्रिटिसिज्म है या बड़े इन्फ्लुएंसर्स की क्रिटिसिज्म है वहां तक रह जाए। लेकिन इससे इतर ये बात करते हैं कि ये जो इशू आया है इसके पीछे, इसमें जमीन में ताकत कितनी है। देखिए, अमेरिका के साथ हम करीब 75-76 बिलियन का कारोबार पिछले सालों में हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं किया है हमने। करीब 18% हमारे एक्सपोर्ट का अमेरिका के साथ है, सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें हमारा सरप्लस अच्छा है, करीब 40 बिलियन के आसपास हमारे पास सरप्लस है। 3-4 सेक्टर्स में हमारी ठीक ठाक पूंछ है। अच्छा ये हुआ है कि अभी सर्विस सेक्टर को नहीं छुआ गया है और फार्मास्यूटिकल के मतलब से जेनेरिक को छुआ गया है, बाकी को छोड़ दिया गया है। ये दो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी सेक्टर्स हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज अछूती रह जाएगी और इससे कुछ नहीं होगा। इससे हमारे शेयर मार्केट में, हमारे FDI में, हमारे एक्सपोर्ट के ही मामले में हमारे ऊपर एक अच्छा झटका लगेगा।
एक तो इन सेक्टर्स में लोग बहुत काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल में बहुत झटका लगेगा। अब टेक्सटाइल में गुजरात में और तमिलनाडु में 2 जगह, खासकर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। ये जो चीज आई है, हालांकि एक सिर्फ उसमें सोलेस है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस मामले में, ये बांग्लादेश और वियतनाम, उन पर हमसे भी ज्यादा टैरिफ है। तो एक यही सिर्फ जरा सी सांस टेक्सटाइल सेक्टर में है, लेकिन निश्चित तौर पर इससे कठिनाइयां बढ़ गई हैं। और अगर हमारा 30-35 बिलियन डॉलर का कम हो जाता है अमेरिका से व्यापार एक्सपोर्ट में, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भारी झटका होगा एक ऐसे समय में जिस समय हमारा अपनी जो इंटरनल कंजम्पशन की मार्केट है उसमें स्लगिशनेस दिख रही है। सरकार पता नहीं कैसे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तो इसको चैलेंज करते हैं कि ये जो जीडीपी वगैरह का दिखा रहे हैं इसके कैलकुलेशंस वगैरह में मिस्टेक्स हैं, लेकिन चलिए हम इसको जो कहते हो भी मान लें, तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अभी क्रेडिट कार्ड वगैरह का आया है डिटेल्स की, लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। जो छोटे लोन लिए गए थे उनके बहुत सारे आंकड़े इस तरह के सबूत दे रहे हैं। स्कूटर्स की बिक्री कम है, 2 पहियों की बिक्री जो है वो बताती है कि हमारे यहाँ कठिनाइयां कितनी है। ट्रैक्टर्स की बिक्री पे असर है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बिक्री पे असर है। व्हीकल्स की पेंडेंसी बहुत है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि डीलर्स बता रहे हैं कि 6-6, 7-7 महीने उनके यहाँ व्हीकल्स पड़े रह जा रहे हैं, बिक नहीं रहे। तो ये सब चीजें देखिए कठिनाइयां हैं, और ये सिर्फ भारत में नहीं है। जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा इसका मैं इस पे जरूर आती हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा पहले बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। एम के वेणु, ये बताइए कि क्या हम वाकई इस वक्त में, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कहना, लेकिन क्या हम ना कहें कि वाकई ये वही सरकार है जिसने कहा, खुद प्रधानमंत्री ने जाके तमाम तरह की जिसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कहते हैं उसको ताक पे रख के उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए और कहा कि देखिए आई हैव अ फ्रेंड इन व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस तरह की बातें कहीं। और आप ये देखिए कि हाथ में हाथ डालकर जिस तरह से वो सोच रहे थे कि जितनी ट्रंप की ताकत है वो सब कुछ मोदी को ट्रांसफर हो जाएगी। हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो भक्तगण हैं हमारे, जो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, उनमें से बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप के भक्त भी हैं। उन्होंने हवन कराए, पूजा पाठ किया, वहाँ बाकायदा जाकर रैलियां निकाली, टेस्ला रैलियां जिनको कहा गया। यानी कि पूरी तरीके से एक ऐसा तबका ज़रूर था भारतीय लोगों का जो अमेरिका में रहता है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। तो ट्रंप को वहाँ भी मार पड़ रही है भारतीयों के ऊपर, वीज़ा वगैरह की तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं। और इसके अलावा ये टैरिफ का जो अनाउंसमेंट हुआ, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं आर्थिक नुकसान इसका क्या होगा, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी विश्व गुरु की इमेज, जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को और भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, तो ऐसे में क्या इसको झटका नहीं लगेगा? देखिए, ये ट्रंप ने अकेले अपने ही खुद ही अपने दम पे पिछले 3 महीनों में मोदी जी की छवि को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। और ये विश्व गुरु जैसे आप कह रही थी, ये जो छवि थी कि भाई कि पहले ये छवि बनी कैसे? छवि ये बनी जैसे आपने कहा अब की बार ट्रंप सरकार ये कहते हुए, और इन्होंने अमेरिका के प्रति भारत ने अपनी जिसे कहते हैं पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारा इन्होंने अपना दारोमदार इकोनॉमिक्स और अदर सिक्योरिटी फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, वो इन्होंने यूएस पे पूरा इन्होंने अपना निर्भर रखा। इनको झटका ट्रंप से पिछले 2-3 महीनों में मैं देख रहा हूँ। पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो पॉलिटिकल जो मामला था, जो ट्रंप ने जो 27 और 28 बारी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरवीन किया, उससे शायद ट्रंप अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे मोदी जी से। दूसरा, मोदी जी ने ये सोचा कि शायद ट्रेड के मामले में जो फरवरी में मोदी जी जब ट्रंप पावर में आया तो सबसे पहले वहां पहुंचे और यूनिलैटरली उन्होंने कई कंसेशंस दे दिए मोदी को कि आपसे हम $10 बिलियन अधिक ऑयल खरीदेंगे, और न्यूक्लियर लायबिलिटी जो यहाँ पे लॉ उन्होंने डाइल्यूट किया ताकि अमेरिकी कंपनी आके यहाँ पे अपना न्यूक्लियर पावर जो सिविल न्यूक्लियर पावर बना सके बिना लायबिलिटी, जो पहले जो लायबिलिटी क्लॉज था उससे वो थोड़े डरे हुए थे कि अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो सारा उन पे भार आएगा, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो सब मोदी जी ने उसको डाइल्यूट किया। और भी कई जैसे वहाँ जाने से पहले उन्होंने चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी, कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पे कम करी, कुछ और चीज़ों पे हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल उस पर कम करी। और जब वहाँ पहुंचे फरवरी में, तो ये
हिंदुस्तान उस वक्त इस फ्रेम में था कि भाई मोदी जी को ट्रम्प काफी उनकी दोस्ती की वजह से उनको इंडिया के साथ अच्छी डील करेंगे। उसके बाद आप देखिए फरवरी 6 या 7 को वहां गए थे, वहां मिले, और उसके बाद अभी तक ट्रम्प ने जो बड़ी टैरिफ अनाउंस करी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, सब देशों पे करी, और आप देखिए सारे और देश हैं उन्होंने ट्रम्प को डिफाई किया, ट्रम्प से उन्होंने उनको चैलेंज किया, और बाद में सबने डील करी है, और सबने अपनी टैरिफ हिंदुस्तान से आज की तारीख में जापान पे 15%, साउथ कोरिया पे 15% जो कल अनाउंस किया, और भी वियतनाम और ये इंडोनेशिया में भी इंडिया से कम है, वहां पे भी 20% के आसपास है, और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के साथ वो ट्रम्प कह रहे हैं कि कल उन्होंने ट्वीट किया कि वहां पे ऑयल रिजर्व्स बनाने वाले हैं। तो ये बाकी सब देशों के साथ एग्रीमेंट हो गया, इंडिया का नहीं हुआ। तो आज अब ऑपोजिशन को ये पूछना चाहिए मोदी जी से कि आप अपने आप जो वहां गए जयशंकर के साथ और फरवरी में, और इतने सारे आपने उनको कंसेशन दिया, और इतना आपने होप्स रेज किया कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट में हमें बहुत कुछ मिलेगा, वो क्यों नहीं मिल रहा? वो इस तरह, ये क्या बात है जो ट्रम्प आज की तारीख में सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगाए हुए 25%? आपको याद होगा इंडिया का ओरिजिनल टैरिफ 26 था जो अप्रैल में किया था। उसके बाद ट्रम्प ने चाइना पे 145% किया, औरों पे भी 50-40%, मगर बाकी सबके साथ नेगोशिएशन होगी, डील होगी, कम हो गया है, मगर इंडिया के साथ अभी भी ट्रम्प नाराज दिख रहे हैं। और टैरिफ से ज्यादा मैं कहूंगा अरफा, डैमेजिंग जो है वो है कि जो ट्रम्प ने कहा कि एडिशनल पेनल्टी लगेगी अगर इंडिया रूस के साथ अपनी डिफेंस जो रिलेशनशिप अगर बनाए रखे तो और टैरिफ इंडिया पे और पेनल्टी पड़ सकती है। जो स्थिति आज है, इंडिया जितना तेल आयात करता है उसमें कम से कम 26 या 30% रूस का शेयर है, जो कि मैं इसी पर आऊंगी। मैं रूस के सवाल को अलग से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में किसी हालत में इंडिया रशिया का एक ऐतिहासिक डिफेंस कोऑपरेशन है। आज की तारीख में ब्रह्मोस मिसाइल ले लीजिए, आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रोडक्शन रूस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। आप कैसे ट्रम्प ओवरनाइट ये मोदी से डिमांड कर सकते हैं कि आप रूस से बिल्कुल हटिए और सब हमसे खरीदिए? ये नहीं हो सकता, ये पॉलिटिकली डिजास्टरस है। मैं आती हूँ, अलग से पूरा सवाल पूछूंगी रशिया के ऊपर, खासकर यूक्रेन का सवाल जो है वो भी मैं लेकर आऊंगी। शीतल सिंह, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से अभी मैं पंकज पचौरी का ट्वीट देख रही हूँ और वो भी उनके सीधे निराशा नजर आ रही है। वो भी एक ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार पिछले कई दशकों से इकोनॉमी को देखते रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी कमेंट्री करते रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है जो यूएस का है पूरी दुनिया के मुकाबले, यानी कि कितना कारोबार अमेरिका दुनिया को देता है और दुनिया कितना कारोबार अमेरिका को देती है, तो इसको डेफिसिट यानी नुकसान कह सकते हैं। 1200 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत का जो शेयर है वो सिर्फ 40 बिलियन डॉलर का है। लेकिन अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका के हिसाब से तो हम बहुत बड़े कोई ट्रेड पार्टनर नहीं हैं, लेकिन अगर इसी को अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हिसाब से तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कारोबार हम अमेरिका से कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इसमें जो ये पूरा डिसबैलेंस नज़र आ रहा है, ये जो असंतुलन है, पूरा शक्ति का असंतुलन, आर्थिक जो इक्वेशन समीकरण नज़र आ रहा है उसका जो असंतुलन है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है, कई बार ये बात भी कही जा रही है और ये राजनीतिक सवाल है, वो ये कि कोई ऐसी दिक्कत है नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप को कि वो उनके दो सबसे बड़े मुहाने, जिसमें एक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सवाल है और दूसरा सवाल आ गया जो कि भारत की इकोनॉमी का बड़ा सवाल है, तो इन दोनों मुद्दों पर जिस तरह से लगातार मैं कहूँगी कि नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला लगता है क्या? नहीं, वो तो हमेशा कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कहते तो वो हमेशा ये हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो वो कर रहे हैं वो तो वही करते हुए नजर आ रहे हैं जो आप कह रही हैं। ये बड़ा कंट्रास्ट है। अब ये क्यों पैदा हुआ है, उसके लिए एक बात लोग बताते हैं कि जब वो इलेक्शन कैंपेन में थे इस बार, तो मोदी जी को हमारे दूतावास ने या जो भी हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है उसका असेसमेंट ये था कि वो शायद चुनाव नहीं जीतेंगे, तो उनके कार्यक्रम में पहले से तय करने के बाद फिर मोदी जी विड्रॉ कर गए थे। अब पता नहीं वो बात है या क्या बात है, ये
जी, लोग पिछले स्पेकुलेट अमेरिका होने के बावजूद भी वो नहीं गए वहां। नहीं गए थे, तो स्पेकुलेट करते हैं इसको। ये तो हमने देखा कि क्या नाम ट्रम्प साहब अपने ऑफिस में जो लोग उनसे मिलने गए, उनके चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे लोग गए, सबको वो बाहर रिसीव करने आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी को छोड़कर। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक ऑफिसर रिसीव करने आया था। तो ये सब कुछ संकेत मिलते हैं। दूसरे, उनके लगातार जो इस तरह से बातें आ रही हैं। और एक और चीज है, अभी संसद में जैसे हमारी सरकार ने कहा, हालांकि उसमें एक होशियारी थी, उनकी उपराष्ट्रपति से बात हुई थी युद्ध के दौरान, लेकिन कहा यह जा रहा था, जयशंकर जी ने ज्यादा जोर से इसको कहा कि साहब ट्रम्प साहब से और हमारे प्रधानमंत्री की तो इस तारीख से इस तारीख तक कोई बात ही नहीं हुई है। इससे ये लग रहा है कि इन दोनों में अब संवादहीनता भी हो रही है, यानी ट्रम्प भी इनको वाया बात कर रहे हैं और ये पता नहीं चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, ये इससे पुष्ट हो रहा है। ये भी बता रहा है कि इसका मतलब रिश्तों में कुछ जरूरत से ज्यादा चीजें कड़वी हैं। अब आपने जो आंकड़ा बताया बिल्कुल सही है, अमेरिका की तरफ से हमारा आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से अमेरिका के साथ जो रिश्ता है उसमें हमारा आंकड़ा सबसे बड़ा है। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ है। तो अगर ये चीज लागू हो जाती है, जैसे अनाउंस हो गई है, तो उन पर प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन हम पर तो सचमुच एक गंभीर प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये इसलिए भी कि अभी टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला है। हमारे जो संकेत है वो बड़े गहरे हैं। और राहुल गांधी जिस बात को मैं कह सकता हूं कि ठीक है, इसको किसी और तरह से कहते ज्यादा अच्छा होता, थोड़ा डाइल्यूटेड कहते, लेकिन ये बात है, वहां पर कठिनाइयां जो है वहां पहुंच गई हैं कि हमारे जो ब्लू चिप सेक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी में 12-12 हजार लोगों को ले ऑफ करना पड़ रहा है इस तरह से। तो फिर रोजगार है कहां? अगर हमारे टेक्सटाइल में रोजगार नहीं होंगे, हमारे सर्विस इंडस्ट्री के सबसे बड़े से आईटी सेक्टर में रोजगार नहीं होंगे, यहाँ कटौती होना शुरू हो जाएगी, तो बाकी हमारे कोई सेक्टर्स ऐसे नहीं है जिसमें हमारे पास रोजगार है। अच्छा, फरवरी से हमने अमेरिकन एनर्जी का पूल अपने यहाँ बढ़ा लिया है। हम अमेरिका से इस फरवरी के बाद जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसमें हमारे उनके पार्सल ज्यादा आए हैं, हमने उनसे ज्यादा खरीदना तेल शुरू किया है। ये हमें एडिशनल कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो जो 40 बिलियन के आसपास हमारे उनके बीच हमारे पक्ष में व्यापार था, उसमें ऑलरेडी हम बहुत सारे कंसेशंस उन्हें दे चुके हैं। लेकिन हमारी वही बहुत सीमित स्थिति है। अगर हम एक एरिया बचता है जिस पर अमेरिका की आंख लगी हुई है, हमारा एग्री सेक्टर, लेकिन अगर हमने उसे खोल दिया तो हम तो खत्म हो जाएंगे। सचमुच हम उसे नहीं खोल सकते। 55-60% आबादी जहां रहती है, जिस पर किसी तरह से जिंदा है, जिंदा नहीं है, किसी तरह से जिंदा है, उस सेक्टर में तो एकदम सुनामी आ जाएगी तबाही की। तो इसलिए भारत के पास बहुत कंसेशन देने के अब रास्ते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा डिफेंस में और कुछ और सेक्टर्स में वो कुछ खरीदारियां बढ़ा सकते, एनर्जी में और डिफेंस में, तो ही सेक्टर में वो अमेरिका को प्लीज करने के लिए थोड़ी खरीदारी बढ़ा सकता है। मान लीजिए, जैसे अभी एक बयान आ रहा था 2 दिन पहले किसी आर्मी ऑफिसर के हवाले से कि हम F-35 के बारे में तय कर चुके हैं टाइप, इस तरह के किसी फैसले पे भारत जाता हुआ मिल सकता है, क्योंकि भारतीय नेतृत्व इस समय जो है ये सकते में है। आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने तो उनके लिए अमेरिका में ही रैली नहीं की, उनको बुला के भारत में भी रैली की। उनका हम चुनाव पिछला वाला चला रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दे रहे थे, देश भर में हवन हो रहे थे, सोशल मीडिया पे उनकी ओर से लड़ाई हो रही थी। अब वही सारे लोग, समझ में नहीं आ रहा है उनके कि कैसे वो रिएक्ट करें। वो कुछ इधर उधर की कहानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गुरुमूर्ति साहब ने अभी उनका ट्वीट देखी है तो बनाई है, लेकिन ये चीज चल नहीं रही है लोगों में, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इतना ढोल बजाया है और बजवाया है अपने लोगों के जरिए कि अब एकाएक वो ट्रम्प में कोई षड्यंत्र साबित करें, ये इतना सरल नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा कड़वी होकर हमारे सामने आ रही है, जिसका आपने उल्लेख किया कि हमारी इकोनॉमी के बारे में खतरे, जो भी लोग उसके बारे में एनालिसिस करते रहे हैं वो बड़ा खतरा देख रहे हैं, और राहुल गांधी ने उसको बहुत बड़ा एक स्वर दे दिया है। जी हाँ, M.K. वेणु, अब मैं पॉलिटिकल सवाल पे आती हूँ। आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि ट्रम्प का ये पूरा जो टैरिफ या टैक्स की जो ये जंग है, एक तरह से ये राजनीतिक जंग है किसी और बहाने से, यानी कि एक तरह से आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करके एक जंग करने की कोशिश है। ऐसे में भारत के साथ कभी भी अमेरिका और भारत के इस तरह के रिश्ते नहीं रहे, पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से उन्होंने जख्मों पर
नमक छिड़कते हुए किस तरह से कहा कि पहली बात तो उनके साथ डील की और फिर ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान कल को भारत को तेल बेचने लगे। यानी जो देश आतंकवाद भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करता है दिन दहाड़े, हमारे लिए इतना बड़ा सुरक्षा का खतरा है, हमारी एक तरह से पिछले 70-75 साल से एक तरह की कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ताना कोई रिश्ते रहे हों, बंटवारे का पूरा जख्म है एक तरफ ये कहना, और दूसरी तरफ रूस जिससे भारत के बहुत करीबी रिश्ते हैं और अब से नहीं, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से हमारे बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं। और आपने जिस तरह की डिफेंस टाइज का भी जिक्र किया, ऐसे में इन दो देशों का खासकर इस्तेमाल करके किस तरह का एक पॉलिटिकल, मैं कहूँगी, स्टेटमेंट देने की क्या कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में भी अरफा एक किस्म की पहले एक कंटिन्यूटी थी। तो उसमें इंडिया को, चाहे वो पहले ओबामा रहे हो, उसके बाद फिर बाइडन भी आए, उसके बीच में ट्रंप, एक इंडिया की तरफ एक अप्रोच था कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे हमारे साथ होगा और उसके चलते उसके कई कंपोनेंट्स होंगे और उसमें डिफेंस भी है, हाँ, और उसमें और भी इकोनॉमिक सेक्टर्स, टेक सेक्टर है उसमें। तो मगर प्रॉब्लम ट्रंप के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि पहले जो बाइडन थे या उससे पहले ओबामा थे, वो इंडिया पे ये प्रेशर कभी नहीं डालते थे कि आप केवल हमारे साथ ही रिलेशनशिप रखें, औरों के साथ, चीन और या रशिया के साथ आप उनसे बातचीत ही मत कीजिए। तो अब इंडिया ब्रिक्स का भी भाग है और ब्रिक्स के अंदर कई चीजें ऐसी हो रही हैं और ब्रिक्स में और बड़े सारे देश आके जुड़ रहे थे। आपने देखा पीछे इंडोनेशिया और इथियोपिया, कई जो अफ्रीकन और देश, यूएई, सब ब्रिक्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रिक्स एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन के आ रहा है। अब ट्रंप साहब को ब्रिक्स से भी बहुत दिक्कत है। वो शुरू से कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स अगर ज्यादा अपना सर ऊपर करेगा तो मैं सब पे 100% वो लगाऊंगा, नए टैरिफ लगाऊंगा। और दोबारा वो फिर उन्होंने अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी जहाँ मोदी जी गए, मेरे ख्याल वो भी उनको ज्यादा पसंद नहीं आया। अच्छा नहीं लगा। ब्रिक्स में आप देखें, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स देखें, उसमें रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और जो बड़ी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनका एक खेमा है और उससे भी अमेरिका को दिक्कत है। और अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि वो इंडिया का एक सोल एजेंट यहाँ बन के रहे और चाइना को चैलेंज करता रहे। मगर अब चाइना से भी रिलेशनशिप सुधार हो रहा है, जैसे अभी पीछे जयशंकर वहाँ गए चाइना, अब वो जो बॉर्डर इशू में भी थोड़ा सुधार आ गया है। तो अब ट्रंप को ये भी लग रहा है कि अब ये इंडिया, चाइना और रशिया और के साथ इंडिया भी उनके अगर ज़्यादा करीब चले जाए और उनसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ा ले तो उससे अमेरिका को नुकसान हो सकता है। तो उसको भी लेके ट्रंप का जो ये जो रवैया है वो रशिया पे क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते कि भाई ये रशिया पे अगर निशाना दागे तो ये इंडिया, रशिया और जो चाइना और ब्रिक्स का ये जो ग्रुपिंग है, इस पे भी डिसरप्शन हो, इंडिया किसी तरह ब्रिक्स से बाहर आ जाए। क्योंकि ब्रिक्स में आपने देखा कई देश जो हैं अब डॉलर से हट के आपस में लोकल करेंसी ट्रेडिंग उन्होंने शुरू कर दी है। अब इंडिया ईरान से तेल लेता है, उसको रुपी में देता है, रशिया से तेल लेता है इंडिया, रुपी में उसको पे करता है, डॉलर में नहीं करता। और इससे भी ट्रंप साहब को बहुत दिक्कत है। और ये कारण ही इसका ये है कि यूक्रेन के बाद इतनी सैंक्शन जो दागी गई रशिया पे, धीरे धीरे अब चाइना और रशिया और बड़े बड़े जो देश हैं उन्होंने सोना खरीदना शुरू कर दिया डॉलर की जगह अपने जो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में। तो अब सोना, अब डॉलर की स्थिति थोड़ी खराब होती हुई दिख रही है, थोड़ा डॉलर वीक हो रहा है, लोग सोना ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं, इसको लेके भी ट्रंप काफी परेशान है। तो मगर वो एज अ प्रॉक्सी, वो नाराज वो रशिया और चाइना से हैं, एज अ प्रॉक्सी वो इंडिया पे निशाना दाग रहे हैं। ये बहुत दुविधा का विषय और एक तरह का इंपीरियलिज्म और आगे भी चलेगा ये। और वेनु, एक तरह का इंपीरियलिज्म है इसमें कि हमारे आगे आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। एक उपनिवेशिकवाद जो पुराना ज़माना ऐसा लगता था कि गुजर गया, अब ज़माना वो है जहाँ के एक फ्री ओपन मार्केट, एक फ्री ओपन दुनिया का ज़माना है। और अमेरिका को तो इस लिबरल फ्री वर्ल्ड का नेता कहा जाता था। शीतल जी, ये बताइए, अब आखिरी बात बहुत संक्षेप में बताइए, समय कम है, वो ये कि अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पॉलिटिक्स एक तरफ है, हम बहुत सारी बातों से नरेंद्र मोदी से असहमत होते हैं, इस बात से भी असहमत
सहमत हुए कि उन्होंने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को एक ताक पे रख के और एक तरह से अपनी इमेज सिर्फ संवारने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किसी भी चीज़ का वो सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भारत के जो करोड़ों बिजनेसेस हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा, जो युवा हैं उनके लिए जो तमाम तरह के अवसरों की तलाश में वो लग रहे थे उस सब पे फ़र्क पड़ेगा। दिल दुखता है बड़ा कि कोई ऐसी चीज़ सामने उभर कर नहीं आ रही है जो एक उम्मीद पैदा करे। भारत इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, अब कर क्या सकता है भारत इस वक्त? देखिए, मोदी जी अपनी जो दक्षिण पंथ की सोच रही है, आरएसएस से ही चली आ रही है, वो उस सोच के फेल होने की वजह से पूरी तरह से फेल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वो सोच उनको चाइना से, रशिया से करीब नहीं करती। रशिया से मजबूरी है, लगातार का रिलेशन है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, पूरी डिफेंस हमारा स्ट्रक्चर उस पर निर्भर है, अदरवाइज भी उस पर अभी तेल वगैरह के मामले में हम निर्भर रहे। चाइना से हॉस्टिलिटी की वो डिमांड करती है और रियलिटी चाइना से दोस्ती की डिमांड करती है। तो और लोकल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान मुसलमान करना जरूरत हो गई है दक्षिण पंथ की। इसने चीजें, वरना देश की जरूरत यह है कि हमें रूस के रिश्ते का लीवरेज लेके चाइना और पाकिस्तान से अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जो मनमोहन सिंह की सरकार बिना हल्ला गुल्ला किए कर रही थी। और उसने टेररिज्म पर भी काफी हद तक डाइल्यूजन किया था, इसके बावजूद कि 2008-9 में उतनी बड़ी घटना हो गई थी। लेकिन वो चीज यहां हो नहीं सकती, इसलिए ये भागे वेस्ट के पास। वेस्ट की अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस है। आज G7 का जो बिजनेस साइज है वो ब्रिक्स के देशों से 10% कम रह गया है। ब्रिक्स ने उसको पछाड़ दिया, वो करीब 40% हिस्से में है और वो ग्रोथ उसकी ओर हो रही है सारी। और इस लड़ाई में जो लड़ाई एक्चुअली तो चाइना वर्सेस अमेरिका की है। अमेरिका की इकोनॉमिक्स को जो भी ट्रम्प कर रहे हैं, जो अभी तो हम चूंकि भारत की बात कर रहे थे, अमेरिका की बात नहीं हुई, वो इस सारे गिमिक्स से कोई दुनिया में इकोनॉमिस्ट नहीं मान रहा है कि वो इससे जो चाह रहे हैं वैसा कुछ हो जाएगा। वो चाहे भारत को या किसी को कितना ही सता ले, रात भर में या एक महीने, एक साल में वो जेनेरिक बनाने नहीं लगेंगे। वहां की कंपनियां इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो वो उनके यहाँ नहीं होंगी, लेकिन वो एक लड़ाई में चीजें हासिल करना चाहते हैं। मोदी जी से वो चाहते थे कि मोदी जी भी उस सच्चाई को कबूले पब्लिक में। अब मोदी जी की लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, इसके बावजूद कि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया, चलिए वाइस प्रेसिडेंट के फोन से हुआ, आप उसको तो मान रहे हैं कि 9 तारीख को उनके वाइस प्रेसिडेंट ने आपको फोन किया था, ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद माना ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ने अगर फोन किया तो बिना ट्रम्प से पूछे कर लिया। अरे जाहिर है ट्रम्प के ऑफिस है वो, तो उनके ऑफिस के लोग फोन करेंगे आपको। तो वो भी तो वही हुआ है, वही तो वो ट्रम्प कह रहा है, तो हुआ वही। लेकिन हम आपको लोकल पॉलिटिक्स में आप कैसे मान लें कि आपने अमेरिका के कहने पे किया? तो समस्या ये है, हमारी समस्याएं इससे फंस गई हैं कि हमने जो बिल्कुल। शीतल जी, समय समाप्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद हम ये करते हैं कि अक्सर होता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहने के बाद, यानी मचान पे एक बार बिठाने के बाद फिर वो सीढ़ी से थोड़ा सा नीचे आते भी हैं। तो क्या इससे वो ये फाइनल जो है टैरिफ का प्लान है, या भारत कोई बातचीत करेगा तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कम होगा तो भी कितना होगा, कितना नुकसान भारत को होगा, इसको लगता है मुझे हफ्ते गुजर जाएंगे, हमें बहस करते रहनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका M.K. वेणु और शीतल सिंह। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।